नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसी आई है स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए और करीब करीब 65 प्लस वैकेंसीज हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और कैसे सिलेक्शन होगा और क्या इसमें स्टाइपेंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं सैलरी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ पास में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी साथी पहली बार में इस चैनल पे आए हैं, डू सब्सक्राइब टू इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस में ऐसे लाता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, देखिए ऑन स्क्रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वेबसाइट से, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइज नंबर है PLHRESTB रिक्रूटमेंट 2022 सेकेंड नोटिफिकेशन है ये। 12 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया है और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म की वो है 10 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक। इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए इसमें आया है। सारी सारी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं और ये वेरियस लोकेशन पे, पाइपलाइन डिवीजन, IOCL। तो जब हम देखते हैं लोकेशन अंडर स्टेट, डिफरेंट स्टेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज हैं। जैसे कि हम ERPL की बात कर देते हैं, तो इसमें वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड ये दिया गया है। दो वैकेंसी हैं, दो वैकेंसी को जनरल के लिए एक, SC के लिए एक है। वहीं पर ये अपना टेक्निकल अटेंडेंट है, ट्रेड अटेंडेंट इसे हम कहते हैं। ट्रेड अटेंडेंट वेस्ट बंगाल में 6 पोस्ट हैं, उनको भी कैरेक्टर वाइज ये डिवाइड कर दिया है। इसको आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक पोस्ट आई है। वेस्ट बंगाल ERPL में ही इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेड के लिए 3 वैकेंसी हैं। और वहीं अगर असम में चले जाते हैं, ERPL में इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I के लिए ओनली 1 वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व के लिए है। उत्तर प्रदेश की ERPL में देखेंगे, इंजीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए 1 वैकेंसी आई है, SC कैटेगरी के लिए है। उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग असिस्टेंट चाहिए T&I, 1 वैकेंसी, वो भी अनरिजर्व के लिए है। बिहार में ऑपरेशन इंजीनियरिंग असिस्टेंट चाहिए, 2 वैकेंसी हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक जनरल के लिए, एक SC के लिए। और एक्स सर्विसमैन अगर मिल जाते हैं तो सुटेबल ईडी में से ही इसको भरा जाएगा। 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। हिमाचल प्रदेश में ट्रेड असिस्टेंट देखिए 1 वैकेंसी है, वहीं ट्रेड असिस्टेंट पंजाब में भी है। उत्तर प्रदेश में NRPL में देखिए 3 वैकेंसी हैं ट्रेड असिस्टेंट की। इस तरह से देखिए आप पूरा ये डिवीजन दिया गया। टोटल 56 वैकेंसी है। देखिए टोटल 56 वैकेंसी आई हैं इंजीनियर असिस्टेंट और ट्रेड असिस्टेंट की, आउट ऑफ विच 32 फॉर जनरल कैटेगरी, 10 फॉर SC, 5 फॉर OBC एंड ST। ये ST के लिए 5 है, OBC के लिए 7 हैं, और इकोनॉमी वीकर सेक्टर के लिए 2 वैकेंसी। वहीं पर पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 1 वैकेंसी है, और लास्ट में एक सर्विसमैन के लिए 9 वैकेंसी है। तो ये टोटल मिला के 56 वैकेंसी निकली हैं। ठीक है। अब इसमें देखें, जहाँ पर ये बताया गया था ERPL एंड ऑल, ये अलग अलग डिविजन्स हैं, इनके अंदर में ये वैकेंसी निकली हुई है जिनमें कि आपका सिलेक्शन होना है। अब पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप जानते हैं कौन कौन से, जिनको 40% डिसेबिलिटी होगी वो ही अप्लाई करें, इसमें उनको लिया जाएगा। पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी कंप्लीटिंग एवं मेंशन अनरिजर्व पोस्ट, अनरिजर्व पोस्ट में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको अनरिजर्व की जो कट ऑफ है उसको पास करना होगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो कैंडिडेट को जो है एज 18 साल से लेकर 26 साल के बीच में होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 12 सितंबर को कट ऑफ डेट है इसकी, तब तक 26 साल मैक्सिमम, मिनिमम 18 साल है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल जो कि ग्रेड 4 है, इसमें 3 साल की फुल टाइम डिप्लोमा किए हों, या फिर 2 साल का लेटरल एंट्री कोर्स किए हों ITI में, मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से। मिनिमम परसेंटेज इसमें कट ऑफ है 55% मार्क्स फॉर SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। वहीं पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए भी यही सेम क्वालिफिकेशन है, 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा या फिर 2 साल थ्रू लेटरल एंट्री ITI इन केस ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। 55% मार्क्स है। पास मार्क फॉर SC ST पोस्ट के लिए 55% मार्क्स ये रखा गया है। वहीं पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I के लिए 3 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल का ITI किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल रेडियो कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। इसमें मिनिमम परसेंटेज है 55% मार्क्स होने चाहिए कम से कम।
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करते हैं तो इनके लिए आपका केमिकल इंजीनियरिंग में चलेगा डिप्लोमा या आईटीआई, मैकेनिकल में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें कई सारे डिवीजन, टोटल 11 सब ब्रांचेस हैं। उनसे अगर आप किए हो डिप्लोमा तो भर सकते हैं, इसमें 55% मार्क्स रखे गए हैं। टेक्निकल अटेंडेंट जो मैं बोल रहा था ग्रेड 1 के लिए, इसमें हाई स्कूल पास मांगा गया है विद आईटीआई, किसी से भी किए हूँ आईटीआई वो कर सकते हैं। कैंडिडेट के पास में ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए एससीबीटी और एनसीबीटी से। आईटीआई ट्रेड की जब बात कर लेते हैं और ड्यूरेशन उसका, तो जो पोस्ट ऊपर निकली हैं सैलरी ग्रेड 1 में, उनके पास में हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ में फाइनल आईटीआई मार्क्स भी होने चाहिए, फाइनल किए हों, ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीबीटी या एससीबीटी से होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए कम से कम जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है 2 साल का होना चाहिए, वही अप्लाई करें। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 2 के लिए, फिटर, इतनी ये 3 पोस्ट दी गई है, टोटल नंबर 14 डिसिप्लिन, मिनिमम 2 साल का कोर्स किए हों तभी अप्लाई करें। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे बोल दिया गया। कैंडिडेट जिन पे प्रोफेशनल और हायर क्वालिफिकेशन डिग्री है, जैसे कि उन्होंने इंजीनियरिंग कर लिया हो, एमबीए कर लिया हो, या फिर इक्विवेलेंट पीजीडीएम किए हैं, एमसीए, एलएलबी, मास्टर इन सोशल साइंस, जर्नलिस्ट, एमबीबीएस और कोई अदर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है कंपेयर टू अदर्स के लिए, मतलब जैसे इनमें केवल आईटीआई मांग रहे हैं, तो उनसे कहा गया कि प्लीज डोंट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ये केवल इन्हीं के लिए है। पे और पर्क की बात करते हैं तो सैलरी ग्रेड जो है पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और फिर टी&आई और ऑपरेशन, इनका जो है ग्रेड 4 पे में आता है, 25,000 बेसिक पे से स्टार्ट होगा। सैलरी ग्रेड 4 टेक्निकल अटेंडेंट है जो है 23,000 से स्टार्टिंग होगी ग्रेड 1 में। बेसिक पे, डीए, एचआरए, ये सारे अलाउंसेस उसके ऊपर लगेंगे बेसिक पे के ऊपर, तो मिनिमम 25,000 बेसिक पे आ रहा है इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, वहीं पर टेक्निकल अटेंडेंट का 23,000 से। कट ऑफ डेट है जो 12 सितंबर रखी गई है। एप्लीकेशन फीस, हाँ इसमें एप्लीकेशन फी लगेगा। जनरल ओबीसी इकोनॉमिक बी का सेक्शन को 100 रुपये का एप्लीकेशन फी लगेगा, वहीं पे एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं लगना। फीस एक बार आपने पे कर दी तो रिफंड नहीं होगी, और आपको पे करना है थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट एसबीआई। ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट से कर सकते हैं या फिर चालान के थ्रू कर सकते हैं। बैंक चार्जेस जो भी इस पे लगेंगे वो आपको भरने होंगे। फीस एक बार आपने पे कर दी, वो रिफंड किसी भी कंडीशन में नहीं होगी, तो पहले पे करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिटेल चेक कर लें। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे बोल दिया गया है। और कैंडिडेट को ये भी क्लियर कर दिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पहले रजिस्टर करा लें, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी उनको देना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपनी खुद की होनी चाहिए ईमेल आईडी। और फिर जो अपना ऑनलाइन पेमेंट किए हैं उसकी भी डिटेल आपको भरनी है। ये सारी सारी डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में होगी। एप्लीकेशन जो करेंगे इसके लिए ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, अगर ये पेमेंट नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। कंसेशन और रिलैक्सेशन की बात कर लें तो मिनिमम एज जो 18 साल, अपर एज जो 26 रखी गई है 12 सितंबर की, इस पे एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी में 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वहीं पर एक्स सर्विसमैन हैं तो उनको उनके रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए अपर एज रिलैक्स्ड बाई 10 ईयर्स। वहीं पर अगर आप एस सी ओबीसी में आ जाते हैं तो 13 साल के लिए हो जाता है, एस सी एस टी और आपकी डिसेबिलिटी है तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और ये जितने भी ये क्लेम आप करोगे इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने पड़ेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो जो 10% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स में आपको इसमें भी रियायत मिल रही है। ठीक है, 10% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो अपना 55% जो बोला था उसमें 10% कम कर दो, तो ये रियायत मिल रही है एस सी एस टी, पर्सन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 30% है एक्स सर्विसमैन के लिए, और एस सी एस टी और पर्सन में बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10% मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें, क्या कहते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क में। आउट स्टेशन जो कैंडिडेट हैं जो एस सी एस टी पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रिटन टेस्ट के लिए जो आ रहे हैं, उनका किराया दे दिया जाएगा उनको, सिंगल सेकंड क्लास रेलवे फेयर या फिर बस का जो अपनी नियरेस्ट स्टेशन से आप उनको पे किया जाएगा, बाकियों को नहीं दिया जाएगा। तो जब आप रिम्बर्समेंट दे रहे हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही मेंशन करना है जब हम भरेंगे। 20 मिनट पर आवर एक्स्ट्रा कंपनसेटरी टाइम रिटन टेस्ट सैलरी फॉर पर्सन, जो डिसेबिलिटी के साथ में उनको 20 मिनट, 1 घंटे का टेस्ट होता है, 20 मिनट एक्स्ट्रा उनको दी जाएंगी। ठीक है,
ये क्लियर कर दिया गया है। अगर SC ST OBC कैंडिडेट आप अनरिजर्व कैटेगरी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिलैक्सेशन है, जो आपको क्लेम जो कर रहे हैं वो रिजर्वेशन का, वो अप्लाई नहीं होगा, आपको जनरल कैटेगरी से ही compete करना पड़ेगा। सिलेक्शन कैसे करना है? सिलेक्शन इसमें होगा रिटन टेस्ट का, फिर उसके बाद में आपका होगा स्किल प्रोफिशिएंसी, फिजिकल टेस्ट भी है, ठीक है, तीनों चीज़ें की जाएंगी। और ये सारे के सारे क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इनका नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी आपने रिटन टेस्ट में कितने मार्क्स पाए हैं उसके हिसाब से, और साथ साथ में आपने फिटनेस और जो जो अपना ये फिजिकल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी पार किया है कि नहीं। कैंडिडेट जो स्कोर करते हैं 40% मार्क्स रिटन टेस्ट में, वो क्वालिफाई हो जाएंगे SPPT के लिए, जिसे कहते हैं हम स्किल और प्रोफिशिएंसी इन फिजिकल टेस्ट के लिए। ये इन द केस ऑफ SC ST जो है ना, क्वालिफाइंग मार्क्स 20% रखा गया है, उनमें 10% रिलैक्सेशन दे रहे हैं। मतलब 100 में से 30 नंबर अगर SC ST और एक्स सर्विस मैन और PW मतलब पर्सनल बेंचमार्क डिजेबिलिटी वाले ले आते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे अगले स्टेज में जाने के लिए। बाकी OBC और जनरल कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन में करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा अगले स्टेज के लिए, इसे कहते हैं स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट। तो एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर कोई टाई केसेस आता है तो टाई केस रिजॉल्व किया जाएगा सीनियरिटी के हिसाब से। और इसका जो रिटन टेस्ट है वो एक ही दिन में हो जाना है, तो उसी दिन शॉर्टलिस्टिंग आपकी आ जाएगी। फिर आपका जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए और स्किल टेस्ट के लिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, उनको ऑल शॉर्टेड कैंडिडेट आर फाउंड इनिजिबल बिफोर एसपीपीटी स्टेज ऑन अकाउंट ऑफ नॉट मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। Then next 5 candidates per vacancy who have qualified in the written test in the order of merit shall be called for SPPT। कहने की बात है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड पाए गए और वो इनएलिजिबल हैं पोस्ट के लिए, तो उनको निकाल के उनकी जगह पर जो नेक्स्ट 5 है उनको मौका दिया जाएगा। तो एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और जब आपकी जो ये तुम्हारा स्किल और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई अनफिट पाए जाते हैं उनको निकाल दिया जाएगा। उस कंडीशन में नेक्स्ट 5 कैंडिडेट पर वैकेंसी जो अवेलेबल हैं उनको स्टेज में ले लिया जाएगा, ठीक है, जिनने रिटन टेस्ट क्वालिफाई एटलीस्ट किया है। तो चांसेस बनते हैं, ठीक है, अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है फिर भी चांसेस बनते हैं कि अगले बैच में आपका नंबर आ जाए जिनको शॉर्टलिस्ट ना किया गया हो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, देखिए 10th पॉइंट है, आप इफ only one candidate qualify in the SPPT and he does not join after the issuance of offer appointment, the next 5 candidates per vacancy is available who qualify in the written test as per the order shall be called for। कहने की बात है कि जैसे एक ही कैंडिडेट अगर क्वालिफाई हुआ है और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो जिनने ऑलरेडी रिटर्न क्वालिफाई करके बैठे, जिनका शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाया था, तो 5 कैंडिडेटों को फिर से बुलाया जाएगा, उनसे स्किल और प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, उनमें से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा। कहने की बात है चांसेस हैं, अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया है, अगर शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए पहली बार में, तो चांसेस हैं कोई अगर ज्वाइन नहीं करता है तो उनकी जगह पर आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब 10th पॉइंट है। रिटन टेस्ट मॉडलिटी की जब बात कर ले तो रिटन टेस्ट जो कंडक्ट कराया जाएगा 6 नवंबर को, संडे है, टेंटेटिव डेट है ये हमारी। MCQ टाइप का एग्जाम होगा, जिसे कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन दिएंगे, करेक्ट आंसर आपको उसमें से देना है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे रिटन टेस्ट में, टोटल मार्क्स भी 100 हैं, करेक्ट आंसर जो है 1 मार्क्स आपको दे देगा। वहीं पर इंजीनियरिंग असिस्टेंट 100 क्वेश्चन हैं, उनमें से 75 जो क्वेश्चन उनकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आएंगे, जो डिप्लोमा उन्होंने पढ़ा है। 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के आएंगे। वहीं पर टेक्निकल अटेंडेंट की बात कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन उनके टेक्निकल डिसिप्लिन से आएंगे, जो उन्हें ITI जिससे भी की है, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, फिटर एक्सेट्रा से। और 25 जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इसका मतलब है तुक्के नहीं लगाइएगा, सही हो तभी दीजिएगा। और ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का है एग्जाम का, और 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। और ये जो पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगी, मतलब 120 मिनट का टाइम उनके लिए है, वो दे सकते हैं। स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट की अगर बात कर लें तो जो SPPT है, टेक्निकल स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल एबिलिटी, ये कराई जाएगी, क्योंकि उनसे देखा जाएगा कि वो इक्विपमेंट टूल हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो बनेगी रिटन टेस्ट के मार्क्स पे ही ओनली, और बाकी जितने हो रहे हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट मार्क्स अगर आपके ज़्यादा हैं
वन कैंडिडेट आर सेम, देन कैंडिडेट ओल्डर एज वाला जो मतलब आपके टाई केसेस में अगर सीनियर सीनियर बंदा है उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको बनवा के लाना है, एज पर दी नॉर्म्स और लेटेस्ट वन का होना चाहिए। और प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस आप करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट जब दी जाएगी उससे पहले आपका मेडिकल फिटनेस भी देखा जाएगा, वो सारी चीज़ आपको करके लानी है। और इससे रिलेटेड प्रोफार्मा यहाँ पे दिया गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का होगा जब आप शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे रिटर्न के बाद में, उसके बाद जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उस दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो आपके पास में होने चाहिए, आप कोई बहाना नहीं कर सकते, अन्यथा आपकी जगह पे किसी और को जगह दे दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो भी सर्टिफिकेट आप ला रहे हैं ओबीसी एससी एसटी वो लेटेस्ट वन का बना होना चाहिए 6 महीने के अंदर में या विद इन 1 ईयर में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। विदाउट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपियर, मतलब वो जो आपकी स्किल फिजिकल टेस्ट होना है प्रोफेशनल टेस्ट उसमें ओरिजिनल मार्क्स आपकी सारी मार्कशीट होनी चाहिए, अन्यथा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही आपको उसी दिन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको देनी है, और उसके बाद आपके ये टेस्ट होंगे सारे क्वालिफाइंग नेचर के। जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि जो भी पहले आप एडवर्टाइजमेंट को फुल्ली पढ़ लें समझ लें उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है, इसमें जॉब में आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भेजा जा सकता है, तो ऑल इंडिया सर्विस लेबिलिटी है अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं। कैंडिडेट जो पोस्टेड किए जाते हैं किसी भी लोकेशन रीजन में पर वैकेंसी डिपेंडिंग ऑन दी पोस्ट अप्लाइड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें तो उनका सैलरी ग्रेड है जो 4th है, और वहीं पर टेक्निकल अटेंडेंट है उनका सैलरी ग्रेड पे है जो 1 है। तो उसको मैंने क्लियरली आपको इसमें बता दिया है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो बिल्कुल साथियों, कैंडिडेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मीट कर रहे हैं वो 12 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे जाके कर लें। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, और 10 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक का टाइम है, इसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है, सारे डॉक्यूमेंट आपको जमा कर देने हैं। ठीक है, और जब आप आ रहे हैं रिटर्न टेस्ट के लिए आपके पास में अपना वैलिड फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो ऐसे ही जब आप स्किल टेस्ट देने आएंगे तब भी आपको लेके आना है। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आपका पैन कार्ड, कुछ भी चलेगा, आधार कार्ड। शॉर्ट लिस्टिंग जो है और शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट होंगे उनको भाई सारे डॉक्यूमेंट भी अपने लेके आने हैं जब आप स्किल टेस्ट देने आएंगे, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बोर्ड लेटर में, इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बिल्कुल नए बनवाने हैं आपको, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट भी आपको लेके आना है। कैंडिडेट जो को केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, और उस पोस्ट में जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उसका यूज किसी दूसरी पोस्ट में नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, वरना दोनों ही कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करें, वो अपना खुद का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, कुछ सारे कम्युनिकेशन इसके थ्रू होने हैं। जिस भी मार्कशीट में सीजीपीए और ओजीपीए है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट आपको करके भरना है डिटेल में। ठीक है, ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए। और जो वो बात हो रही थी एनआरपीएल की वो हो गई, जैसे कि एनआरपीएल कहते हैं नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस, ये चंडीगढ़ में आपका अगर कोई डिस्प्यूट होता है चंडीगढ़ में इसका निपटारा होगा। ईस्टर्न रीजन पाइपलाइंस का कोलकाता में, वेस्टर्न रीजन पाइपलाइंस का अहमदाबाद में, सदर्न रीजन पाइपलाइन का चेन्नई में, और सदर्न ईस्ट रीजन पाइपलाइंस का कटक में निवारण होगा अगर कोई केस फंसता है तो ये सारी की डिटेल यहाँ पे दे दी गई है। आप जब अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपके पास में एक अपना खुद का एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो उसके साथ साथ आपका सारे जो डॉक्यूमेंट है उनकी स्कैन कॉपी कर लीजिएगा कलर्ड में 20 या 50 KB के जेपीजी फॉर्मेट में। और आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए ब्लैक इंक के साथ में व्हाइट पेपर पे, उसका भी साइज दे दिया 30 KB। आपका कलर्ड फोटोग्राफ है उसका भी साइज दिया है 20 to 50 KB के बीच में होना चाहिए। और उसको पहले जब डिटेल भर रहे हैं सारी सारी करेक्ट भरिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, उसके बाद आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, तो डबल चेक जरूर कर लें। फीस भी भर दें करेक्टली, और उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है। आपको प्रिंट आउट जो रखना है वो रखना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आप अप्लाई कैसे करेंगे, आपको जाना है वेबसाइट पे https PLFGS Indian Oil.in, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगे उनको पढ़िए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, सारी डिटेल भरिए, फीस भरिए। और ये डेट जो है 12 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और आपका अक्टूबर 10 तक चलेगी शाम के 6 बजे तक, तो बिल्कुल भर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतजार ना कीजिएगा। और पेपर बेस्ड एप्लीकेशन अलाउड नहीं है, ऑनलाइन ही आपको करना है। और भी अगर क्वेरीज आपको इससे रिलेटेड है तो एज पर दी रीजंस आप ईमेल आईडी दी गई हैं उन पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर ले, 12 सितंबर से 12 सितंबर का नोटिफिकेशन आया था,
10 अक्टूबर तक इसकी आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस भरनी है ओबीसी, जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को। टेंटेटिव डेट है जो एडमिट कार्ड की, वो 27 अक्टूबर से शाम के 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसमें सुबह के 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी 6 नवंबर तक। रिटन टेस्ट 6 नवंबर संडे को कंडक्ट कराया जाएगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट जो है 7 नवंबर को हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटेड हो जाएगा 7 या 8 को। तो 6 को ही आपको पता चल जाएगा आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं, और नेक्स्ट डे आपका स्किल टेस्ट होगा। तो डॉक्यूमेंट वगैरह सारे अपने तैयार कर लीजिएगा उस टाइम तक। इम्पोर्टेंट यहाँ पे दे दिया गया है कि एसपीटीटी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रिटन टेस्ट जो है कंडक्ट कराएगा ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द रिटन टेस्ट। मतलब फिजिकल टेस्ट जो आपका होना है वो नेक्स्ट डे होना है, तो आप अपनी पूरी तैयारी करके आएंगे और सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ में रख के लेके आएंगे। ठीक है, ये जरूरी है। कैंडिडेट जो है अपना खुद का अरेंजमेंट करे रहने और खाने का, और रिटन टेस्ट जब देने आ रहे हैं, क्योंकि अकोमोडेशन नहीं दिया जा सकता है, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और जो कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं एसपीपीटी के लिए, वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे इवनिंग के टाइम में, आफ्टर जब रिटन टेस्ट हो जाएगा उसके इवनिंग के टाइम में आपको डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। उस दौरान आप देख लीजिएगा, दूसरे दिन आपको स्किल टेस्ट के लिए जाना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मतलब 2 दिन 3 दिन रहने का अरेंजमेंट करके आए आप सब लोग जो आ रहे हैं इसका रिक्रूटमेंट में, कि एक दिन आपका होगा रिटन, रिटन के इवनिंग में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, दूसरे दिन आपका फिजिकल, स्किल और ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई अगर और चेंजेस आते हैं वो सारे सारे वेबसाइट पे ही डिस्प्ले होंगे, तो वेबसाइट विजिट करते रहें आप। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वेल बिफोर द लास्ट डेट आप अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डे का इंतजार ना करें, उससे पहले कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोल दी गई है कि जनरल पब्लिक में बता दिया गया है, किसी के चक्कर में ना पड़े, कोई लोग कहें कि हमारी जुगाड़ है आपका, हम सिलेक्शन करवा देंगे, तो मनी वगैरह ना दे। इसके लिए आईओसीएल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़िएगा। अगर पाया जाता है तो आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से। कोई भी अनाउंसमेंट इससे रिलेटेड आएगा वो आईओसीएल की वेबसाइट पे आएगा, आप बिल्कुल वहाँ चेक कर सकते हैं www.iocl.com पे। तो बिल्कुल साथियों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भरिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज आपके मन में आ रही है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरी। जितने भी नए साथी आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस ऐसे ही लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।